ज्ञान गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए, और आज हमारा अध्याय है नंबर 18 टोपी, जो प्रश्न भाग 3 का अंतिम अध्याय। तो इसमें लेखक है संजय। हमें इसकी टोपी का आज अध्ययन करते हैं। तो देखो, पक्का अगर कोई इरादा कर ले, ठान ले, तो वो अपने कार्य को कैसे पूर्ण कर पाते हैं, यही इसमें वर्णित आपको मिलेगा। इसमें एक गवरा और गवरिया की कहानी बताई गई है। जो देखो, राजा जिनके कार्य कर रहे थे, उनसे ये कारीगरों से कैसे मेहनत मजदूर देकर अपना कार्य पूर्ण करवाते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छी है, आनंदकारी है कहानी। शुरू करते हैं। एक थी गवरिया और एक था गवरा। दोनों जोड़ा था, एक नर थी और एक मादा। दोनों एक दूसरे से परम संगी थे, मतलब हमेशा साथ ही रहते थे। जहाँ जाते साथ जाते, साथ बैठते, साथ खाते, साथ हंसते, साथ रोते और साथ साथ ही सोते थे। मतलब सारा कार्य एक साथ ही पूर्ण करते थे। तो भीनसार होते ही खोते में निकल पड़ते और दाना चुगते, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। यहाँ आपके 2-3 शब्द है। भीनसार, भीनसार का अर्थ होता है सवेरे या प्रातः काल। खोते का अर्थ होता है घोंसला। और एक झुटपुटा उसको कहते हैं जो सुबह और शाम का दोनों जो समय होता है, जहाँ प्रकाश में कम और रात्रि होने लगती है, उस स्थिति को बोलते हैं। तो जो भीनसार मतलब जो सवेरा होता है, तो वो अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं, दाना पानी चुगते हैं, और जैसे ही शाम होने वाली होती है, तो अपने खोते में मतलब अपने घोंसले में वापस से आ जाते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने हिस्सेदारी बांटते। दिन भर जो भी प्रतिक्रिया हुई वो आपस में शेयर करते, चर्चा करते। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है वो। फबता मतलब जचना, अच्छा लगना। तो गवरिया है वो गवरा से कहती है कि जो आदमी है वो कितने सुंदर कपड़े पहनता है, और कपड़े पहनने पर वो कितना अच्छा लगता है। खाक होता है। वो गवरिया कह रहा है, क्या अच्छा लगता है, कहाँ अच्छा लगता है। गवरा तपाक से बोला, मतलब जल्दी से वापस उसका जवाब दिया है कि अच्छा क्या लगता है, कुछ पता नहीं है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। आज लठ जीरा चुग गए हो, गवरिया बोली। लठ जीरा एक पौधे का नाम है जिसको खा लेने से नशा आ जाता है या उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए गवरिया कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आदमी अच्छा नहीं लगता कपड़े पहनने के बाद। ऐसी बातें करते हो जिससे लगता है लठ जीरा चुग कर आए हो, मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कपड़े पहनने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, गवरा अपना तरीका जो कहने का था उसका वापिस जवाब दे रहा है कि क्यों नहीं अच्छा लगता। कहते कपड़े पहनने से आदमी की जो कुदरती खूबसूरती है वो ढक जाती है। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, मतलब सुंदर सुंदर पंख नजर आते हैं, पंखों पर जो कारीगरी की वो नजर आती है, तेरी गर्दन नजर आती है, सर नजर आती है। अगर तूने रोवे रोवे रंगत मेरी आंखों में चमक रही है, अगर तूने मानुष की तरह खुद को सराफा ढक लो तो तेरी सारी खूबसूरत ओझल हो जाएगी। यहाँ एक सराफा वर्ड आया है। सराफा का मतलब है सर से पांव तक कपड़ा पहना या शरीर ढका हुआ उसको बोलते हैं। तो कहते हैं अगर तूने मनुष्य की तरह, मानुष मतलब मनुष्य की तरह अपने शरीर को सराफा से ढक लिया, तो तेरी जो खूबसूरत काया है मतलब शरीर है, वो मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। ये गवरिया को समझाते हुए गवरा बता रहा है। कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी पहनता है। वापिस गवरिया अपना जवाब दे रही है कि ये नहीं कि कपड़े खूबसूरती के लिए पहनते हैं, कपड़े जो मौसम की मार हो जैसे सर्दी गर्मी वर्षा, उससे बचने के लिए भी मनुष्य पहनता है। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी शक्ति भी जाती है। कहते हैं कि मनुष्य की तभी प्रत्येक मौसम की मार की जो सहन शक्ति होती है, शक्ति मतलब शक्ति, वो कम होती जा रही है। और उस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। झंझट मतलब लफड़ा। कपड़े पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, मतलब कैसे कपड़े पहन रखे उससे ये पता चल जाता है, अमीर गरीबी का फर्क का पता चल जाता है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। गवरा
तो गवरिया उसको समझाते हुए कह रहा है कि कपड़े से कई प्रकार के लफड़े भी रहते हैं, आदमी की औकात का पता भी चल जाता है। तू समझती आगे फिर भी आदमी कपड़ा पहनने पर बाज नहीं आता। गवरा कह रहा है कि फिर भी ये आदमी कपड़ा ही पहनता है, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, मतलब रोज प्रत्येक दिन नए नए कपड़े को पहनता है और सिलवाता है। लिबास का मतलब कपड़े। ये नीरा पोंगापन है, गवरा बोला, मतलब ये केवल दिखावटीपन है। आदमी तो लिबास में फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर तो चलने फिरने काम करने के वास्ते होते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपने तो नंगे ही भले। कहते हैं कि आदमी के जो हाथ पैर है वो काम करने के लिए होते हैं, फिर भी उनको वो जुरा मोजों से ढक लेता है, और जो सर पर बाल होती है लटे मतलब बाल, उनको भी टोपी से ढक लेता है। उनको देखते हुए हम ऐसे ही अच्छे हैं। उसने सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरिया बोली। अब टोपी का जिक्र है तो गवरिया ने कहा कि मैंने आदमियों को टोपी पहने हुए देखा है, तो उन पर टोपी कितनी सुंदर दिखती है। मेरा ही भी मन है टोपी पहनने का करता है। गवरिया कह रही उनको देखकर मेरा भी मन ये करता है कि मैं भी टोपी पहनूं। देखो गौरा टोपी के बारे में और क्या चर्चा करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोला टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, कि तू टोपी कहाँ से पाएगी? साधारण आदमी तो टोपी पहनता नहीं है, टोपी वो यहाँ का जो राजा होता है वो पहनता है। जानती नहीं तुम, एक टोपी के लिए कितने टाट उलट जाते हैं। टाट उलटना मतलब मुहावरा है दिवालिया निकल जाना। तो कहते हैं कितनी एक टोपी के लिए कितनों की टाट निकलो। टोपी का मतलब यहाँ इज्जत से है, मान सम्मान से है। तो कहते हैं कि अपने मान सम्मान और इज्जत बताने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है, और उस परिस्थिति में उसका दिवाला तक निकल जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। टोपी उछालना भी मुहावरा है, मतलब अपमान होना या अपमान करना। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। टोपी पहनाना मतलब बेईमानी करना, ये भी एक मुहावरा आ गया। तो टोपी से संबंधित आपके यहाँ 3 मुहावरे आ गए हैं। टाट रखना मतलब दिवाला निकलना, टोपी उछालना मतलब जो टोपी उछालना मतलब उसका अपमान करना, और तीसरी आगे टोपी पहनाना मतलब बेईमानी करना। तो कह रहे हैं कि अपनी टोपी को सलामत रखने के लिए कितनों के साथ बेईमानी भी करनी पड़ती है। तो मेरी मान तू इस चक्कर में मत पड़। गवरिया को समझाते हुए गवरा बोल रहा है कि टोपी की जिद छोड़ दे, मेरी मान ले। टोपी से देख मनुष्य को क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए ऐसी जो तूने जिद पकड़ रखी है तो टोपी के चक्कर में तू पड़ गई है, उसको तू भूल जा। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए सकी, जबकि गवरिया जिद्दी और भुनकी थी पक्की। उसने जो ठान लिया वो अवश्य ही करती थी। तो उसने टोपी की ठान ली है, तो अब देखो वो किस प्रकार टोपी बनवाकर पहनती है, इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। तो उसने ठान लिया सो ठान लिया, मतलब उसका पक्का इरादा था, जो करना है वो काम करना ही है। अगर आपने ये भी कभी देखा होगा या सोचा होगा, जो मन से या पक्के संकल्प के साथ काम किया जाता है वो अवश्य पूर्ण भी होता है। तो गवरिया के मन में ये एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं टोपी अवश्य ही बनाऊंगी और पहनूंगी, तो इसका ये निर्णय अवश्य पूरा भी होता है। उसको भी जीवन का लक्ष्य मान लिया था, टोपी बनाकर पहनना ही इसके जीवन का लक्ष्य रह गया था। कहा गया है कि जहाँ चाह वहीं रहा। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ अपने आप ही बन जाती है, श्वेत प्राप्ति हो जाती है। तो गवरिया की चाह क्या थी? टोपी बनाने की। और टोपी बनवाने के अंदर जो भी इनकी राह में समस्या आ रही थी उनका निजाम उनको मिलता रहेगा, उसकी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। देखो किस प्रकार समस्या का समाधान होता है, वो टोपी सिलवाकर पहनती है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों भूर पर चुगने निकले। भूर का वर्ड शब्द का अर्थ यह है इकट्ठा जो कूड़ा करकट होता है उसको भूर बोलते हैं। तो सुबह सुबह जैसे दाना पानी के लिए निकलते थे, तो उसी रोज भी वो अगले दिन इसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और ढेर था इकट्ठा काफी, वहाँ ढेर में अपने दाना पानी चुगने की तलाश में वहाँ निकल पड़ते हैं। और ये चुगते चुगते उसे रुई का एक खोमा मिल गया। गवरिया हमारे खुशी से भूरे पर लौटने लगी, और वहाँ दाना चुगते चुगते ही उनको एक रुई का खोमा मिल जाता है। मतलब जो रुई होती है कपास के अंदर से प्राप्त, वो उनको वहाँ एक मिल जाती है।
जैसे ही रुई का खोआ मिलता है गवरिया बड़ी खुश होती है और वहीं अपनी खुशी जाहिर करते हुए लौटने लगती है। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ाकर पूछा, कह रहे ऐसा तुझे क्या मिल गया जो तू इतनी खुशी हो रही है? मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का खोआ धर दिया और गवरिया ने पूछा गवरा ने पूछा तो गवरी ने कहा कि मुझे टोपी बनाने का सामान मिल गया है, जुगाड़ मिल गया, अब मैं इसे टोपी बना लूंगी। और जो मिली थी वस्तु रुई का खोआ वो गवरा को दिखाती है। तेरे जैसी एक बावरा और भी था। ये जो जैसे ही उसको रुई का खोआ मिला है तो गवरा ने एक उदाहरण देकर बताया है कि तेरे जैसे एक बावरा और था, उसको क्या मिल गया था? तो रास्ते चलते चलते अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। जो घोड़े वगैरह को चलाते हैं उसमें चमड़ी का बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं चाबुक। कहते एक बावरा था, उसको चलते चलते एक चाबुक मिल गया था और चाबुक था बड़ा उत्तमा और लचकदार, मतलब बहुत ही सुंदर था, अच्छा था। तो किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। तो जैसे ही बावरे को चाबुक हाथ लगा तो वो तेरी तरह चीखने लगा, और चिल्लाने लगा। तो चाबुक मिल गया, चाबुक मिल गया। और क्या कहता है कि बाकी बची तीन चीजें, जैसे घोड़ा, लगाम, जीन, तो रास्ते में कई और बड़े मिल जाएंगे। जैसे एक वस्तु मिल गई और ये तीन वस्तुएं कहीं और प्राप्त हो जाएगी। कोई नहीं, आगे चलते हैं। बस काम धंधा छोड़कर तमाम उम्र बावरा यही रट लगाता रहा। बाकी बचा तीनों चीजें, घोड़ा, लगाम, जीन मिल जाएगा, मिल जाएगा। गौरव से समझाते हुए बता रहा है कि एक रोए के फोन से टोपी तक का सफर तुम्हें कितना दूर का है, तुझे पता भी है क्या? तो बावरे की तरह हो गई है। जो वस्तुएं बिल्कुल निम्न थी वो मिली है, आगे का सफर कितना कठिन है वो तू नहीं जानती। बस देखते जाओ अब मैं कैसे बनाती हूँ टोपी। गवरिया रुई का कुआं लिए गुनिया के पास गई। अब पहले भी आ चुका है, गवरिया ने दृढ़ निश्चय कर लिया है गवरिया ने कि मैं टोपी तो ही बनाऊंगी। उसका जीवन का लक्ष्य ये रह गया है कि टोपी बनाकर पहनना। तो अब कह रही देखो मैं इस रुई के खोमे से कैसे अगली प्रक्रिया करती हूँ। अब रुई से टोपी बनाने के पीछे 5 वो प्रक्रिया से गुजरेगी। जैसे रुई का खोआ मिला, फिर दुनिया के पास जाएगी, उसको धुलवाएगी, फिर कोरी के पास जाएगी जिससे वो धागा बनवाएगी, फिर बुनकर के पास आएगी जिससे वो कपड़ा बनवाएगी, और फिर दर्जी के पास जाएगी जिससे टोपी सिलवाएगी। तो ये प्रक्रिया से वो गुजरेगी और अपनी टोपी तैयार करवाएगी। तो उसका पहला पड़ाव पार हो गया है रुई मिलने का। अब दूसरे पड़ाव पर वो जा रही है दुनिया के पास, जो रुई को साफ करता है उसके पास जाती है। दुनिया के पास चली गई और बड़े मुनहार से बोली, मतलब उनको स्वागत करते हुए, मान सम्मान करते हुए बोलती है, दुनिया भैया इस रुई के कुएं को धो दो, कि मुझे एक रुई का कुआं मिला है, आप कृपा करके मुझे इस कुएं को साफ करके दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था और जाड़े का मौसम था, जाड़े मतलब सर्दी का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुराना तार हो चुकी एक निर्जीव पड़ी हुई थी, मतलब बहुत ही पुरानी कमल फटी हुई उसके शरीर पर पड़ी थी। वह कांपता हुआ बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की हुई दुलवाने। अबे जो दुनिया था वैसे ही परेशान था, और जाड़े का मौसम था, मतलब सर्दी का मौसम था, और ओढ़ने के लिए मात्र एक फटी पुरानी उसके पास कम्बल थी। तो वो गुस्से से उसको डांटता है और कहता है कि तुम देखती नहीं मैं राजा के लिए रजाई बना रहा हूँ। और यहाँ का जो राजा है वो कैसा है, चाम का दाम चलाता, मतलब अगर उसका कार्य पूर्ण नहीं किया तो वो चमड़ी तक उधेड़ी देता है। चाम का मतलब चमड़ी। तो ऐसा राजा है, तो मैं उसके लिए कार्य करता हूँ और तू बीच में आ गई फोकट, मतलब फ्री में कार्य करवाने के लिए। तू यहाँ से जाती है या नहीं? गुजर नहीं करो भाई, कि आप ही ऐसी चिंता ना करो। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत मतलब मेहनताना, तुम्हारी मजदूरी। उजरत वर्ड का अर्थ क्या हुआ? मजदूरी। इसी धुन दो, मतलब जो मैंने रुई लाई है उसको आप साफ कर दो, मैं आपको इसकी मजदूरी दूंगी। देखो गवरिया क्या मजदूरी देती है, भैया आधा तू ले ले और आधा मैं ले लूंगी। मतलब जो मैं रुई का खोआ लाई हूँ बुलवाने के लिए, इसमें से आधा तू रख लेना और आधा मुझे दे देना। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी, मतलब आधा हिस्सा मिल रहा है, इतना हिस्सा उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया था।
क्योंकि वहाँ का राजा था वो अच्छा नहीं था, जनता का शोषण करता था, लगभग कार्य वो फ्री में ही करवाता था, मुफ्त में ही करवाता था। इसीलिए इसका जो प्रस्ताव था गवरिया का दुनिया को बड़ा ही अच्छा लगा। तो 16 आने में 8 आना मजदूरी तो इसके लिए सपना थी, मतलब आधा मिल रहा है। मान लीजिए 16 आना मजदूरी है तो आधा मिला, 8 आना मिल रहा है। तो 8 आना आज तक कभी दुनिया ने प्राप्त नहीं किया था, एक मतलब सपना जैसा था। और आज इस चिड़िया की मतलब इस गवरिया की वजह से ये प्राप्ति हो रहा है। वह जड़ से तैयार हो गया काम करने के लिए। और एक गरचू गरचू मतलब वो जिसमें रुई साफ करता है उसकी आवाज की बताई गई है। उसकी ताती चल बजी और उसने बड़े मन से रुई ढूंढ ली और उसे अपने आधे दुनिया ने ले लिया और आधा गवरिया को दे दिया। उसने बड़े मन से रुई को धोया है और आधा खुद रख लिया है और आधा हिस्सा है वो गवरिया को दे दिया है। तो गवरिया ने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। अब तीसरे पड़ाव की ओर चलती है। और तीसरा पड़ाव क्या है, कोरी के यहाँ जाना। और उसने उत्साहित गवर और गवरिया भी साथ में हो लिया है। अभी वो कोरी के यहाँ गए और कहने लगे कोरी भैया इस धुनी हुई रूत के सूत काट दो, मतलब धागे बना दो। कोरी कमर झुकी हुई थी। अब ये जितने भी ये कारीगर है मतलब काम करने वाले हैं वो सभी परेशान है, क्योंकि राजा के द्वारा शोषित हुए हैं। तो अपनी स्थिति बताई जा रही किस प्रकार दुनिया था। अब कोरी किस प्रकार की स्थिति है वो हमें स्थिति की उनकी परिचित करवा रहे हैं। तो जो कोरी था उसकी कमर वो झुकी हुई थी, उसके बदन पर दज्जी दज्जी हो चुका एक दूसरा डाला हुआ था। दूसरा समझ गए होंगे यहाँ पे, गर्मी में सॉरी सर्दी में ओढ़ने वाला गर्म कंबल। तो कहते हैं कि वो मतलब पूरी तरह फटा हुआ था, वो उसने ओढ़ रखा था। और बड़ी अनिच्छा से, इच्छा न होना, अनिच्छा से बोला तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन की सूत काटना है। अचकन एक पहनने का वस्त्र होता है, उसको अचकन बोलते हैं। तो अचकन के लिए मैं सूत काट रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। मल्लार एक राग का नाम है। तो ये कह रहा है कि मुझे मुफ्त में मल्लार गाने का कोई शौक नहीं है, मतलब फ्री मुझे काम करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही राजा के कार्य करने में व्यस्त हूँ, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। और राजा के लिए अचकन के लिए सूते काट रहा हूँ। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा के लिए ही होते हैं? मुल्क का मतलब देश। चिड़िया कह रही है कि क्या बड़ी आश्चर्य से कह रही है, अचरज हो रहा है उसको कि जहाँ जाते हैं वहाँ सारा कार्य राजा के लिए होता है, ऐसा देश है यहाँ। तो किस मुल्क में आई है, मतलब वो कोरी पूछ रहा तू कहाँ से आई है, इस देश की नहीं है क्या? कोई ने उसे आंख पर देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खटे मेरे बरगा बेटा खाए तुरंत। ये भी एक कहावत है कि जो कार्य वो तो गधा करे और घोड़ा है वो बेटा बेटा खाए। यहाँ इस प्रकार का शासन चलता है। मतलब जो हम मजदूर हैं वो दिन रात कार्य करते हैं और उसका फायदा है वो बड़े लोग उठाते हैं। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होते हैं। राजा के कार्य तो होते ही हैं और साथ में राजा के जो सेवक हैं, चौकर हैं, जो उनकी चापलूसी करते हैं, उनका कार्य भी हमें फ्री में करना पड़ता है। राजा जी के मुगई बुगई जो बहुत है, यहाँ जो वर्ड आया है मुगई बुगई, वो राजा के जो सेवक है, चौकर है, जो चापलूसी करते हैं उनके लिए आया है। तो कह रहे हैं कि राजा के कई ऐसे नौकर चाकर हैं जिनका भी काम उसी ने, उनका भी काम हमें करना पड़ता है। तो हमें डबल मारे पड़ती है और दोनों तरफ से पैसे हमें मिलते नहीं है। अगर मिलते हैं तो भी नाम मात्र के प्राप्त होते हैं। मुकरो मत, मतलब गवरिया उसको कोरी कह रही है कि आप मना मत करो, जो मैं काम कर रहे आप उसको पूर्ण कीजिए। कोई ने उसे हमें तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, जो तुम्हारी मेहनत मजदूरी होगी वो तुम्हें हम अवश्य देंगे। गवरिया बोली पड़ी इसे काट दो, आधा तुम ले लो और आधा मुझे दे देना। मतलब अगर तुम्हें मेरा कार्य किया तो आधा हिस्सा आपका हो जाएगा। और कोरी भी तैयार हो गया है, क्योंकि आज तक उसको ऐसी मजदूरी नहीं मिली थी, इतनी वाजिब मजदूरी पर काम नहीं करना मूर्खता होगी। उसने सोचा आधा मिल रहा है तो क्यों ना करे, वो जड़ से तैयार हो गया। तन तन करके उसकी तख्ती चरखी ताता मैया करने लगी। लकड़ी का जो चरखा होता है उससे धागा लगा कर बनाया जाता है, उसकी बात की जा रही है। तो उससे वो सूती काता, काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया उसने।
आधी मजदूरी मिल रही थी तो मन से काम किया और एक बहुत ही महीन और लच्छेदार सूत काट कर गवरिया को दिया है। कदम कदम पर मिलते कार्यक्रम के सहयोग से गवरिया को आगे बढ़ने का उत्साह दिया, तो उसको साहस आ गया, हिम्मत आ गई। 3 पड़ाव उसने पार कर लिए। सबसे पहले रुई प्राप्त हो गई, उसके बाद दुनिया के पास आकर रुई को धुलवा दिया, सेकंड पड़ाव हो गया। और थर्ड पड़ाव जो कोरी का था उसको उसने पूर्ण कर लिया है। उसने बहुत ही महीन लच्छेदार सूत कतवाली लिया है। तो कह रही है कि वो जगह जगह उनके कार्यक्रम का जो सहयोग मिल रहा था उससे वो बड़ी खुशी थी और उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। इसके बाद दोनों बुनकरों के पास गए और इसरार करते हुए, बुनकर भैया इसे कते हुए सूत से कपड़ा बना दो। अब वो जो आगे सूत था उसको लेकर कपड़ा बनाने वाले के पास गई है। कपड़ा बनाने वाले को क्या बोलते हैं? बुनकर। तो बुनकर भैया को बड़े ही मान सम्मान के साथ पुकार करके ये बुनकर भैया, मुझे मेरे पास जो कता हुआ सूत है आप उससे कपड़ा बना दो। बुनकर उनने अकबक होकर देखने लगा। अकबक तो मतलब आग बबूला होकर देखने लगा, मतलब बड़ा गुस्सा से उसको देखने लगा। हटती हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। वो राजा जी के लिए ही कार्य कर रहा है और बड़ा ही परेशान है। तो आग बबूला हो जाता है, उसको डांटते हुए कहता है कि यहाँ से जाती हो कि नहीं? मुझे राजा जी के लिए यहाँ अभी मैं बागा बना रहा हूँ। बागा मतलब एक पूरे शरीर को ढकने वाला कपड़ा होता है, उसको बोला जाता है। अभी थोड़ी देर बाद राजा जी के कारिंदे हाजिर होंगे, मतलब उनके सेवक। और साव कर भाव तो स्वभाव करे चाकर, इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। वो उनको कहता है कि अभी उनके सेवक आ जाएंगे और अगर मैंने समय पर काम पूर्ण नहीं किया तो मेरी माँ शिकायत जाएगी और मेरे राजा द्वारा मुझे सजा होगी, इसलिए मैं आपका कार्य नहीं कर सकता। और जो कार्य कर रहा था उसमें वापिस जुटे गया। इसे बूंदे भैया, गवरिया ने साहस संजोकर कहा। वापिस उसने कहा कि भैया बूंदो, मैं सेठ मेट का काम नहीं करवाऊंगी, मतलब फ्री में काम है नहीं करवाऊंगी, इसकी मैं आपको कीमत दूंगी। इसे बूंदे, आधा तू ले ले और आधा मुझे दे दे। अगर इतना सुंदर इसका सूत लाई हूँ, इसका तू कपड़ा बना दे, आधा कपड़ा तू रख लेना और आधा कपड़ा मुझे दे देना। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, आधा हिस्सा मिल रहा है, तो वे भी तैयार हो गया और सूत की ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया और उसका करगा चलने लगा और ढुलकी ढुलने लगी। और थोड़ी देर में उसने काफी गस्त और दबीज कपड़ा, मतलब बहुत ही सुंदर और बढ़िया कपड़ा बना दिया। आधा उसने ले लिया और आधा उन्होंने उनको दे दिया, मतलब गवरिया को दे दिया। तो इस प्रकार उन्होंने चौथा पड़ाव पार कर लिया है, कपड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब एक आखिरी पड़ाव बचा है, दर्जी के पास जाना और टोपी सिलवाना। तो गवरिया आगे चलती है, तो उसने 4 मंजिल पार कर ली है। कपड़ा लिए लिए वे दर्जी के पास पहुंची और दर्जी भैया अपनी टोपी सिल दो। अब दर्जी के पास जाकर कहती है कि दर्जी भैया, ये इस कपड़ा लाई, उस कपड़े की टोपी बना दो। खिसकती है कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोज से बोला, मतलब दर्जी गुस्से से बोला के जाती है कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, 10 रत्न। इसके लिए ढेरों जब्बे सिलने हैं। तो उसने अपनी समस्या बता दी दर्जी ने कि मैं भी राजा के लिए काम कर रहा हूँ। राजा की जो 7वीं रानी है उसके पहले 9 बेटियां थी, अब बेटा हुआ है, मतलब 10 रत्न। उसके लिए मैं जब्बे, मतलब छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं जबले, वो सिल रहा हूँ। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। दर्जी ने माथे का पसीना पूछते हुए ठंडी आह भरी और कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना, मतलब कोई आमदनी नहीं और फोकट फ्री का काम करना। ये राजा के लिए कह रहे हैं कि राजा जितने भी कारीगरों से काम करवा रहा था सारा ही मुफ्त में करवाता था, इसलिए कारीगर बड़े परेशान थे। इसलिए कह रहे हैं कि ये जब्बे बना रहा हूँ, बनाना हमारा मजबूरी है, लेकिन इसका लेना ना देना है। आगे देखो, हम तो भैया बेकार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली कि तू जो कार्य कर रहा है उसको तुझे कोई मेहनताना नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं कार्य करवाऊंगी वो आपको उसका मेहनताना जरूर दूंगी, हम मुफ्त में नहीं करवाएंगे। उसने बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल ले, एक तू ले ले और एक हमें दे दे। कि मैं जो कपड़ा लाई हूँ उसके कपड़े से 2 टोपी बना ले, एक तू रख ले और एक मुझे दे देना।
तो डबल फायदा मतलब आधा आपको दे रही हूँ इतना हिस्सा। तो मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुंजी तैयार नहीं होता, मतलब इतना फायदा मिल रहा है तो दर्जी भी तैयार हो गया। और कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। और बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। बड़ा खुश होता है और मन लगाकर उसने 2 टोपी सिल दी है। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदे भी जड़ दिए। उसको आधा मानदेय मिल रहा था तो बड़ा प्रसन्न था, खुश था, इसलिए जो गवरिया की टोपी थी उस पर 5 फुंदे भी मतलब डेकोरेट कर दिया, टोपी को अच्छी लगे इसलिए 5 फुंदे भी लगा दिए हैं। तो अब फुंदे वाली टोपी पहनकर गवरिया जैसे आपने रह गई, मतलब वो जिस प्रकार उसकी मेहनत आज रंग लाई है तो टोपी पहनकर वो बड़ी खुश हो रही है। ऐसे नहीं लग रहा है कि आज गवरिया है, आज वो रानी बन गई है। डेढ़ टांग पर रह गई नाचना कूदना, रही गवरिया को दिखाने लगी, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदों वाली। बड़ी खुश हो रही है और एक टांग पर नाचकर गवरा को बता रही है, देख मेरी टोपी कितनी सुंदर है, सबसे निराली है और 5 फुंदों वाली है। अब ये टोपी का आगे राजा के पास कैसे इसका विवरण जाता है, राजा इससे क्या कार्य पूछता है या कारीगरों के प्रति क्या उसका व्यवहार होता है, इसका वर्णन हम कल पढ़ेंगे और साथ में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आज के लिए इतना है, नमस्कार।